हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसराइल शायद कुछ दिनों में एक बड़ा अटैक करेगा हिजबुल्लाह पर, और देखिए ऐसा ही हुआ। आज सुबह फिर से फ्रेश स्ट्राइक किया गया इसराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पर, और ये बहुत बड़ा स्ट्राइक है। ये एस्केलेशन कितना दिन चलेगा, क्या चलेगा, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले क्या किया इसराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पर, हालांकि इसराइल ने ये फैक्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इसराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद ने यह काम किया है। पहले दिन क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि पेजर अटैक किया गया हिजबुल्लाह और सीरिया के अलग अलग जगहों पे। लगभग 8 से 10 लोगों का मौत हुआ और लगभग 2800 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए। अलग अलग जगह पे एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली ब्लास्ट हुआ हिजबुल्लाह के कई सारे जगह पे, इंक्लूडिंग द इसराइल के भी कई सारे जगह पे। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वाकी टोकी का जो ब्लास्ट है वो हो जाता है वहाँ पे, और उसके बाद भी 10-12 लोगों का मौत और 1000-1500 लोगों का इंजर्ड होते हैं वहाँ पे। देखिए, ये सब जो अटैक्स हुआ रेगुलर, पहले दिन पेजर अटैक, फिर वाकी टोकी अटैक, फिर जाके इसराइल जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह का जो पार्ट है, चीफ है, उन्होंने एक मतलब टफ पनिशमेंट देने की ऐसे एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद ही फिर से इसराइल के द्वारा अटैक शुरू किया जाता है। अभी ये सब अटैक वगैरह क्यों है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच इतना सारा वार? देखिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, जो जैसे कि सेबा फार्म्स और बॉर्डर डिस्प्यूट। इसराइल और लेबानन जो मेरीटाइम और लैंड बॉर्डर है, उस पर भी डिस्प्यूट है, एक पुराना डिस्प्यूट है। और उस पर जो हिजबुल्लाह ने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंक्रीजिंग प्राइस पे करना पड़ेगा, जो इसराइल ने वाकी टोकी और पेजर अटैक किया था उसके ऊपर। और देखिए, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मैं कहूँगा, मैं जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था कि इसराइल और लेबानन के बीच, या फिर आप कह सकते हैं इसराइल और मेनली हिजबुल्लाह के बीच एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो ज़रूर है। इस्लामिस्ट और जायोनिस्ट आइडियोलॉजीज़, जो हिजबुल्लाह का जो सिया इस्लामिस्ट है, इन लोगों का एक विज़न है। जो इसराइल के जीविस्ट और जियोनिस्ट आइडेंटिटी है, उनके जो विज़न है वो मिसमैच करता है, तो उसको लेके भी एक टेंशन है। रीजनल इन्फ्लुएंस का भी एक फैक्टर है, जो इसराइल का जो टाइज है विथ ईरान, जो चैलेंज वगैरह है इसराइल का रीजनल डोमिनेंस पे, उस पर भी एक फैक्टर आ जाता है, जिसपे लेके जो मतभेद रहता है इन दोनों के बीच, और रिजल्टिंग ये वार वगैरह हो रहा है। उसके ऊपर आप एक और है जो रॉकेट थ्रेट्स वगैरह, सिक्योरिटी कंसर्न भी है, पॉलिटिकल टेंशन्स भी है, और मेनली जो शुरू होता है 2006 लेबानन वार से। अभी ये कितने साल तक चलेगा? इसराइल के लोग, लेबानन के लोग कब तक ये सब सहते रहेंगे? देखिए, जो कुछ दिन पहले जो वाकी टोकी और पेजर अटैक हुआ, उस पर सब आप कह सकते हैं कि एक तरीके का सब जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर लिया है, और मैंने नहीं, हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया है। देखिए, एक बात है जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि पेजर अटैक्स हो या रेडियो डिटोनेटर्स, किसी भी इंसिडेंट पे इजरायली गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, बट सोर्सेस तो यही बताते हैं कि मोसाद ने खुद ये सब प्लान किया है। और फॉरेन सॉइल पे ऐसे सोफिस्टिकेटेड अटैक्स करने की जो बड़ी हिस्ट्री है इसराइल के पास, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हिस्ट्री मैं बताता हूँ कैसे। कुछ साल पहले, जब मान लीजिए आप 1990 से 2000 तक एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स, जो इजरायली इंटेलिजेंस ने टारगेट किया था ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक अलग जगह पे। उसके बाद होता है ऑपरेशन फोर्स स्पेसिस, जहाँ पे इजरायली एजेंट्स ने सीज कर लिया था ईरानियन मेड सेंट्रीफ्यूजेस को, वो भी दुबई पे। फिर 2010 पे आता है एसासिनेशन ऑफ महमूदुल माबू, जो इजरायली एजेंट्स ने मार दिया था हमास के लीडर को, वो भी कहाँ पे? दुबई पे। फिर रिसेंटली जो हुआ था 2007 में ऑपरेशन ऑर्चार्ड में भी इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया था, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था एक्चुअली सीरियन न्यूक्लियर रिएक्टर को। फिर कुछ दिन बाद एसासिनेशन किया जाता है ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को 2010 से लेकर 2012 तक इजरायली एजेंट के द्वारा। और देखिए, इसराइल का ये मतलब एक फंडा ही रहता है कि ऑफ द वे थोड़ा सोचते हैं ये लोग, किसी साइंटिस्ट को अलग देश पे जाके मार दो, किसी लीडर को अलग देश पे जाके मार दो, वाकी टोकी पे अटैक, पेजर पे अटैक, ये सब करते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली जो 2020 में हुआ कासिम सुलेमानी का अटैक, जो यूएस इजरायली ऑपरेशन किल किया गया था ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी, बहुत न्यूज़ पे आया था उस वक्त। फिर साइबर अटैक्स किया गया था ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इजरायली देखिए साइबर अटैक्स वगैरह जो ईरानियन सिस्टम वगैरह डिसरप्ट कर देते हैं, ये सब तो होता ही रहता है। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूँ, देखिए जो भी थ्रेट आया था हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह के लीडर की तरफ से, और उसके बाद ये जो है इसराइल का जो डिफेंस फोर्सेस है, इन लोगों का एक मेल है, आप यहाँ पे ये मेल देख सकते हैं। द IDF इज करेंटली स्ट्राइकिंग हिजबुल्लाह टारगेट्स इन लेबानन टू डिग्रेड हिजबुल्लाह's टेररिस्ट कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह मेल किया गया, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह 11 बजे, तो यह मेल किया गया था 14 आवर्स पहले, मतलब यह मेल किया गया था 19 सितंबर रात को। फिर नेक्स्ट डे आप देखिए क्या मेल आया,
कि विद द यहाँ पे आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मेल, विद द डायरेक्शन ऑफ आईडीएफ एंड आईडीएफ इंटेलिजेंस एंड आईएएफ मतलब इजरायली एयरफोर्स struck approximately 30 Hezbollah launchers, terrorist and infrastructure sites containing approximately 150 launcher barrels that were ready to fire projectile towards Israeli terrorists। मतलब आप समझ सकते हैं इसराइल ने पहले किया पेजर अटैक, जिसपे 30 to 40 लोगों का मौत हुआ पेजर अटैक और वाकी टोकी अटैक पे, अलग 2 दिन पे किया, साइमल्टेनियसली किया गया। पहले पेजर अटैक फिर नेक्स्ट डे किया गया वाकी टोकी अटैक। 5,000 से ज़्यादा लोग घायल, 30 से 40 लोगों का मौत। फिर इजरायली हिजबुल्लाह के जो चीफ है उनका आता है ये स्टेटमेंट। उनका स्टेटमेंट के बाद इजराइल ने शुरू कर दिया हैवी स्ट्राइक ऑन लेबानन और हिजबुल्लाह के, मेनली हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह के द्वारा जो भी मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह है जो इजराइल की तरफ किया गया था उस पर इजराइल ने कड़ी अटैक किया और वहाँ पे सब डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखिए इजराइल अनलीशेस हैवी स्ट्राइक ऑन लेबानन एस यूएन यूके आज रिस्ट्रेंड। ये देखिए यूएस यूके की तरफ से तो स्टेटमेंट आता ही रहेगा कि आप बंद करो, आप सीज फायर करो, ये करो वो करो, लेकिन असल में क्या ये सब होता है? आप ये देख सकते हैं ये जगह लेबानन पे ये जगह पूरा जल के हालत ख़राब हो गया है इस जगह का। और मैं देखिए इजराइल ने ये कॉन्टैक्ट जोनल स्ट्राइक, ये एक और आर्टिकल है र्यूटर्स का, साउदर्न लेबानन पे मेनली शुरू किया है और ये मेजर इंटेंसिफिकेशन है। 3 सिक्योरिटी सोर्सेज का भी ये कहना है। अभी देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ये सब कब तक चलेगा? ये जो इजराइल का वार इजराइल ने अभी शुरू किया है, खुद से ही पेजर अटैक, खुद से ही वाकी टोकी अटैक। अभी इजराइल का जो स्टेटमेंट आता है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक जो इजरायली स्टाइल, देखिए जो लेबानन के जो चीफ हैं नसरल्लाह, जो उनका जो स्पीच चल रहा था वो एक स्पीच दे रहे थे। जो पेजर अटैक हुआ, जो वाकी टोकी अटैक हुआ, उसके ऊपर उन्होंने एक स्पीच दिया। स्पीच देते वक्त इजराइल के द्वारा इजराइल ने हिजबुल्लाह जो बेइस है वहाँ पे इजराइल ने अटैक किया और ये कड़ी निंदाजनक है मैं कहूँगा। हालांकि हमारे भारत सरकार की तरफ से ऐसे कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिया नहीं जाता डायरेक्ट, लेकिन ये कड़ी निंदाजनक है मेरे हिसाब से। देखिए एक और पॉइंट है मैं जिस पे डिस्कस करना चाहूँगा कि इसका ये जो वार वगैरह चल रहा है पिछले 1 साल से, लाइक यूक्रेन रशिया वार, ये वार का सिनेरियो क्या होगा? मेरे हिसाब से देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो लिमिटेड है 2-3 देशों के बीच इन्वॉल्व है। क्या ये लार्ज स्केल वार पे जा सकता है? क्या W3 में हम लोग देख सकते हैं कुछ? शायद देख सकते हैं। देखिए फुल स्केल इन्वेशन या फिर एक्सटेंसिव एरियल बॉम्बार्डेंट जो भी हो, या फिर आप ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, ये मेरे हिसाब से बहुत दिनों तक चलेगा। या फिर आप प्रॉक्सी वार भी जैसे चल सकता है, जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह इनडायरेक्टली जो एलाइज है सीरिया और यमीन या फिर इराक, उसके थ्रू भी एक प्रॉक्सी वार भी चल सकता है। या फिर शायद इन फ्यूचर क्या न्यूक्लियर अटैक का भी कुछ चांसेस है, शायद है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं। अभी इजरायली का देखिए ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग है। इजरायली का जो मिलिट्री है उनका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। देखिए ईरानियन जो सपोर्ट और सप्लाई लाइन है उसको डिसरप्ट करना ही इजराइल का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो सिक्योर है इजराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको सिक्योर करना है। उस पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह का क्या स्टांस रहेगा इस पर। देखिए लेबानोस जो टेरिटरी है या फिर जो शिया मुस्लिम है, जो शिया मुस्लिम का जो ग्रुप है, मैंने आपको उस दिन बताया था, जो रीजनल ग्रुप्स वगैरह रहते हैं, उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको डिफेंड करना हिजबुल्लाह का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद जो रीजनल इन्फ्लुएंस वगैरह है उसको भी मेंटेन करना थोड़ा बहुत उनका प्रेफर में रहता है। और जो इजरायली प्रेजेंस है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वगैरह पे इजरायली प्रेजेंस बहुत सारा है, क्योंकि वो लोग हालांकि रेगुलर अटैक करते आ रहे हैं, उसको जो इजरायली प्रेजेंस है उसको ख़त्म करना एक और ऑब्जेक्टिव है हिजबुल्लाह का। इस पर आप देखिए रीजनल इम्प्लीकेशंस भी कुछ रहेगा मेरे हिसाब से। जो ईरानियन इन्वॉल्वमेंट जो है, जो ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, पोटेंशियली ड्रॉइंग इन अदर रीजनल सेक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कहे तो सीरियन इंस्टेबिलिटी, जिसपे ये जो झगड़ा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये स्प्रेड हो सकता है सीरिया तक, और ये एक मतलब सिविल वार जो इंक्रीज होने का एक चांसेस भी रहता है उस तरफ। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लेबानीज इंस्टेबिलिटी। देखिए वार कुड डिस्टेबिलाइज लेबानॉन्स फ्रेजाइल गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये आने वाली समय में शायद हम लोगों को देखने मिले। अभी इन सब के बीच इंटरनेशनल रेस्पॉन्स क्या रहेगा? इंटरनेशनल रेस्पॉन्स की बात अगर मैं करूं तो यूएस का सपोर्ट देखिए इजराइल के पास तो है। ऊपर से अगर यूएस में कौन सा गवर्नमेंट आता है नवंबर पे, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये वार कितना दिन चले क्या ना चले। अगर ट्रंप आते हैं तो शायद हमें ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिले, बट गॉड नोज क्या होगा।
डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एड वगैरह जो इसराइल को दिया जाता है, ये एक अलग मुद्दा है, उसको लेके एक सेपरेट वीडियो में आने वाले समय में बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप देखिए EU यूरोपियन यूनियन और जो यूनाइटेड नेशंस का एक इन्वॉल्वमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये लोग देखिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर सीज फायर मेडिएशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सीज फायर के लिए कौन बातचीत करेगा? इसराइल, हिजबुल्ला, लेबानन, ईरान, सीरिया, ये सब जो देश है जो वार पे जुड़े हुए हैं, सीज फायर के लिए कौन सा देश बातचीत करेगा? इस पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रशिया का रोल भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली भारत का रोल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मोदी जी का इस पे कुछ कमेंट वगैरह रेगुलर बेसिस पे आता है कि नहीं, इस पे आप देख सकते हैं। एक और लॉन्ग टर्म क्राइसिस भी कुछ है जिसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, एक और अपडेटेड वीडियो में उस पर लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।